हेलो एवरीवन, मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मैं थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब उसके आगे से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज ज्योग्राफी की ये 9th क्लास की चल रही है। 6, 7, 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 हम लोग जहाँ से पढ़े थे पार्ट 1 उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ये ज्योग्राफी है, भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भू आकृति के आधार पर जो भारत की नदियाँ हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? अगर बात करूँ तो हिमालय की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ क्या है? हिमालय की नदियाँ आमतौर पर 12 मासी मतलब 12 महीने ये इसमें पानी रहता है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलपूर्ति होती है। तो इनकी जो जलपूर्ति है वो कैसे होती है भैया? कि पानी तो जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उससे तो होता ही है, लेकिन जो वहाँ पे बर्फ़ होते हैं, जमे होते हैं, उनके पिघलने से भी इसमें इसकी जो जलपूर्ति है वो पूरी होती है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, मतलब मौसम के अनुसार होते हैं। जैसे बारिश में ज़्यादा पानी रहता है, जिसका स्रोत वर्षा का जल है, तो बारिश के समय पानी इसमें रहता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो कहाँ पे? पश्चिम घाट से निकलती हैं और कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वारंधमुख, जिसको एस्चुरी का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ से समझिए कि जो बंगाल में खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उनसे किसका निर्माण होता है? अरब सागर में जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनसे डेल्टा का निर्माण होता है, और अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उससे किसका? एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, आइए नदियाँ यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। इसका अत्यधिक हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ से भैया? जो सिंधु नदी है भैया, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। समीप ये मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील से निकलता है। कहाँ पे? चिनाब नदी, जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे गिरगिट गार्ज कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, लद्दाख में जब यह नदी जाती है तो किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? गिरगिट गार्ज बोलते हैं। भारत पाकिस्तान जल समझौता कब हुआ था भैया? 1960 में हुआ था। इसमें सिंधु नदी के जल का 80% पाकिस्तान को चला गया तथा 20% हिस्सा भारत को मिला। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये है भैया कि जो भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो इसमें जो सिंधु नदी का जो जल था वो 80% जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और 20% जो है वो भारत को मिला। अब चलते हैं गंगा नदी में भैया। गंगा नदी देखते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। तो सीधा से यहाँ आपको यही याद रखना है कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो भैया उत्तराखंड में अलकनंदा है, जो देवप्रयाग है वहाँ पे। ठीक है, तो देवप्रयाग में जाती है अलकनंदा, उत्तराखंड से जाते हुए भागीरथी में मिलती है तथा वहाँ पे गंगा नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा मैदानी भाग में पहली बार हरिद्वार में आता है। अगर मैदानी प्लेन एरिया की बात करें तो गंगा पहली बार कहाँ पे आती है? प्लेन एरिया में, हरिद्वार में आता है। और गंगा नदी की कुल जो लंबाई है कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जो गंगा नदी है भैया उत्तराखंड में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल से इसके साथ जाते हुए फरक्का, ठीक, फरक्का कहाँ पे? बांग्लादेश में है, वहाँ पे एंट्री लेती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बोलते हैं, ये आपको पता होगा। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में प्रवाहित करती हैं। तो जो हिमालय की नदियां हैं भैया, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये किसके? गंगा में मिल के, मतलब उसके साथ बहती हैं।
इसके अतिरिक्त सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक झील से निकलती है, यह उत्तर प्रदेश एवं झारखंड राज्यों से होते हुए बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सोन नदी है भैया कहाँ, मध्य प्रदेश में अमरकंटक झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश एवं झारखंड से होते हुए बिहार के पटना जिले में क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक, फरक्का के समीप गंगा के दो भागों में बढ़ती है। प्रथम भाग हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो चीज़ें रीडिंग के लायक है वो रीडिंग करेंगे हम बस में। तो इस संगम को, किस संगम को, जो दूसरी भाग है बांग्लादेश में जाती है भैया, तो ब्रह्मपुत्र नदी से आके मिलती है, तो इस भाग को क्या किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा जाना जाता है। तो आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। तो जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो एक विशाल डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। आपको ये पहली चीज़ नोट कर लेनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर हिमालय के समांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भैया उत्तर हिमालय के समानांतर, ठीक है, उसको पैरेलल बहती हुई जाती है। कहाँ पे, नामचा बरवा शिखर कहाँ पे है, वहाँ पे यू शेप की आकृति बनाती है। ठीक है, मुड़ने का, जैसे यू शेप की आकृति बनाती हुई मुड़ती हुई कहाँ पे जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग तांग्सपो या सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भैया, इसको तिब्बत में किस नाम से जाने जाते हैं, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, और वहीं बांग्लादेश में इसको किस नाम से बोला जाता है, जमुना के नाम से बोला जाता है। अब चलते हैं यमुना नदी पे। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो यमुना नदी के जो उद्गम स्थल है कहाँ से है, यमुनोत्री के हिमनद से है। यमुना नदी प्रयागराज के निकट गंगा से मिलती है। ठीक है, यमुना नदी कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद के निकट गंगा से मिलती है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल है, बेतवा और केन है। ठीक, याद रखिएगा इतना बस। अब घाघरा नदी पे चलते हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पठार स्थित हिमालय की मामचा चुंगो नामक हिमनद पर्वत से निकलती है। घाघरा नदी नेपाल से प्रवाहित होते हुए छपरा के पास शारदा नदी में जलग्रहण होते हुए गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी को उत्तर में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, इसमें यही याद रखना है बस कि जो घाघरा नदी भैया तिब्बत के पठार स्थित हिमालय की कहाँ से, मामचा चुंगो नामक हिमनद पर्वत से निकलती है। तो इसका कहाँ से निकलती है घाघरा नदी, मामचा चुंबो कहाँ है ये, हिमालय में। ठीक है, हिमनद पर्वत से निकलती है। और घाघरा नदी को नेपाल से बहते हुए कहाँ, छपरा के पास शारदा नदी में क्या होती है, मिलकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा नदी को उत्तर में किस नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी पर्वत के पास उत्तर में से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी में भी अत्यधिक बाढ़ की आशंका बनी रहती है। ठीक है, इतना याद रखना है। गंडक नदी कहाँ, नेपाल के पास तिब्बत में कहाँ, धौलागिरी पर्वत के पास उत्तर से निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार के चंपारण में एंट्री करती है। और इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावनाएं रहती हैं। बस इतना याद रखना है हमें। अब आगे चलते हैं। कोसी नदी। आइए, कोसी नदी ये इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में। कोसी नदी महान हिमालय के गोसाई की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ, महान हिमालय के किससे, गोसाई की पहाड़ी से निकलती है। कोसी नदी नेपाल से होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। तो जो कोसी नदी है नेपाल से आती है भैया, और बिहार में जो सुपौल जिला है वहाँ में एंट्री करती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं, भिलाची हैं, भुटिया हैं, सप्तकोसी है, दुग्ध है, तंबूर है। ठीक है, तो अगर पूछे कोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, मिलाची है, और कौन है, भुटिया है, सप्तकोसी है, दुग्ध है एवं तंबूर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। तो जो कोसी नदी है, जब चंपारण में से सुपौल से आते हुए कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। टाल क्या होता है, गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ का मैदान टाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार का शोक इसी को कहते हैं। ये क्वेश्चन TRE 2 का है। बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है।
अब चलते हैं नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए सीधा सा बस इतना याद रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। ठीक, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है। और नर्मदा नदी कहाँ, अरब सागर में गिरती है। ठीक, अब ताप्ती पे चलते हैं भैया। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, वहाँ से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं के बीच से निकलती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर बहती है। नोट, नर्मदा, ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा काकोलत का ठंडा पानी का झरना नवादा बिहार राज्य स्थित में जलप्रपात के उदाहरण हैं। तो इतना याद रखिएगा, जो राजगीर में गर्म पानी के झरना है, ठीक, काकोलत का ठंडा पानी का झरना कहाँ, बिहार राज्य में है। ठीक, अब महानदी, आइए इसको देखते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के समीप सिहावा नाम पर्वत क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, महानदी कहाँ निकलती है, रायपुर के समीप सिवाहा नामक पर्वत क्षेत्र से निकलती है। यह नदी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। अब चलते हैं गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी त्रयंबक पहाड़ से महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ, त्रयंबक पहाड़ से महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है। ठीक, भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृहद गंगा कहा जाता है। तो जो गोदावरी नदी है भारत में किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा या वृहद गंगा बोलते हैं। इतना याद रखिएगा भैया, कहाँ, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है। ठीक, अब चलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। जो कृष्णा नदी है कहाँ से भैया, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकले हैं, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलते हुए आंध्र प्रदेश से जाते हुए कहाँ पे, खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब चलते हैं कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, कहाँ, पश्चिमी घाट के पर्वत से ब्रह्मगिरी से। आगे चलते हैं। किताबें हैं थोड़ी आपको बोरिंग लगेंगी, और जो बोरिंग लगती हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताब कोई नहीं पढ़ना चाहता, आजकल सब नोट्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन वहाँ से नहीं फंसता। 2-4 क्वेश्चन फंस गए, बाकी क्या बाकी चीज़ें किताब से ही मिलेंगी। तो इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पे है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, पहली चीज़ कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का। अब जलाशय झील देख लेते हैं, कहाँ पे है, यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। डल झील और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में है। कांवर झील की बात करें तो बेगूसराय में है। कुशेश्वर नाथ झील की बात करें तो दरभंगा में है। गेगाबिल झील की बात करें तो कटिहार में है। जगतपुर झील की बात करें तो भागलपुर में है। सरैया मन झील की बात करें तो पश्चिमी चंपारण बेतिया में है। और लक्ष्मी सागर झील कहाँ है, दरभंगा में है। अब चलते हैं झील। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। ठीक है, जो झील है वर्षा का, जो पानी बारिश होती है उसका जो जल इकट्ठा होता है और जो बर्फ़ जमे होते हैं उनके पिघलने से किसका निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है। निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित झील हैं। घसान घाटी झील, घसान घाटी में जब जल जमा होता है तथा घसान झील का निर्माण होता है। भाई जब जल जमता है वहाँ पे तो किसका निर्माण होता है, घसान घाटी झील का। जैसे भारत में तिलैया बांध द्वारा घसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। अब गोखुर झील, इस झील का आकार गाय के खुर के समान होता है। जैसे बेतिया का सरैया मान, बेगूसराय का कांवर झील गोखुर झील का उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से गोखुर झील कौन सा है, तो बेतिया का सरैया मान। ठीक है, कहाँ, बेगूसराय का कांवर झील। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गोखुर झील के। अब क्रेटर झील क्या होता है, जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील का निर्माण करता है। तो जब भाई ज्वालामुखी आती है तो वहाँ पे जब स्पेस बनता है, जब वो सूख जाता है तो गड्ढा रहता है, उसमें जो पानी आता है इकट्ठा होता है, तो इससे किसका निर्माण होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे बोलिविया की टीटिकाका, टर्की का वान झील और भारत के महाराष्ट्र में लुनार झील इसका उदाहरण है। अब लैगून झील की बात करते हैं। भारत का चिल्का झील उड़ीसा तथा पुलिकट
आंध्र प्रदेश झील लगून नदी झील है, ठीक है। भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नामक झील बनाया गया है। तो सतलज नदी पर क्या है, भाखड़ा बांध है, जिसके कारण क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश के क्या बिलासपुर जिले में क्या है, गोविंद सागर झील बनाया गया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में इस झील का नाम रखा गया है, ठीक है। इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट है एनसीईआरटी का, इसलिए लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, याद रखिएगा। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश में है और दूसरा छोर कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो इतना बड़ा लंबा है। तो यह किस नदी पे बना है, लोहित नदी पर बना है, याद रखिएगा। भारत का दूसरा लंबा सड़क पुल पटना में है, गांधी सेतु पुल जिसको कहते हैं। इसका निर्माण 1982 में हुआ था, ठीक है। गांधी सेतु जो है किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर बना है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री में नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। अब लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये पहले भी बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र में कई वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम किसी क्षेत्र के स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दिशाओं को मौसम कहा जाता है। तो कोई क्षेत्र हो गया, उसमें भाई कोई खास समय होता है, ठीक है, जिसमें वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं, कंडीशन चेंज होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मैसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। तो जो मानसून शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अरब भाषा के मैसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम या ऋतु, ठीक। सौर किरणें के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी एवं उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है, ठीक है। अब चलते हैं एल नीनो। भाई एल नीनो तो यूपी पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, एल नीनो का पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, क्या स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिशु होता है, ठीक। शिशु होता है एल नीनो का अर्थ। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू, इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो एल नीनो जो शब्द है भैया किस शब्द का है, स्पेनिश शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिशु होता है। एल नीनो एक क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक। गर्म जलधारा है जो कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के पेरू, इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। कितने, या तो 3 साल के बाद या तो 7 साल के बाद। एल नीनो के अध्ययन से क्या होता है, जो मानसून है उसका पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन लगाया जाता है, ठीक। अब ला नीना क्या है, यह एक ठंडी जलधारा है, ठीक। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ला नीना एक ठंडी जलधारा है। यह एक पेरू के तट पर कभी कभी आती है, ठीक। यह भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अब भारतीय मानसून, आइए इसको देखते हैं। भारत में हवा की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है और इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। भारत में मानसून कब आता है, जून में आता है। अभ्यास प्रश्न, आइए इसको देख लेते हैं। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक। अब चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। वनस्पति के जन्म के आधार को 2 भागों में बांटा जाता है, देशज एवं विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है और बाहर से आई हुई वनस्पति विदेशज कहलाती है। तो भैया जो वनस्पति है, हमारा जो पेड़ पौधे हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक देशज है और एक विदेशज। जो बाहर से आती हैं उसको विदेशज कहा जाता है, जो हमारी स्थानीय है, लोकल है, उसको हम देशज कहते हैं। हमारे देश भारत में लगभग कितने 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान एवं एशिया में 14वें स्थान पे है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लगभग 47,000 क्या विभिन्न प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं और भारत में जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया की बात करें तो 4थे स्थान पे है। और भारत में लगभग कितने 15,000 फूलों के पौधे हैं और विश्व के फूलों के पौधे का 6% है, ठीक। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं। वनस्पति के प्रकार, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं।
तो भैया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट के में जहाँ पे अधिक वर्षा, ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरी चीज़ कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और असम का जो उत्तरी भाग वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। यही मोटे तौर पर 200 सेमी बारिश होती है। तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, तो लगभग कितनी पाई जाती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण वृक्ष अधिक बढ़ती हैं। यहाँ के औसतन वृक्ष की लंबाई 60 मीटर होती है तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होती हैं। इस वन में एक जगह से दूसरी जगह जाना कठिन है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, जो वृक्ष की लंबाई है, पेड़ पौधे की लंबाई है, वो कितनी हो जाती है? ज़्यादा रहती है, लगभग 60 मीटर होती है और इतना घना होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। और यहाँ पत्ते सालों भर हरे भरे रहते हैं। भाई बारिश हो रही है तो हरे भरे रहेंगे और इसी कारण इसको सदाबहार वन कहते हैं। ठीक, इस वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, ठीक है, सिकोना, आबनूस, एम्बोनी बांस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लकड़ियाँ हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? सदाबहार वन में पाई जाती हैं। हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाए जाने वाला एक सिंह वाला गैंडा इसी वन का जंतु है। ठीक, अब चलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये नाम पूछे हैं आप, 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बीपीएससी में। इस वन का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस वन में वृक्ष अपने पत्तियों को 1/2 भाग महीनों तक नीचे गिरा देते हैं, अतः वृक्ष काफ़ी समय तक पत्ता रहित रहते हैं। इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। इस वन में मुख्य रूप से चंदन, सागवान, बांस और क्या साल, शीशम, सहतूत आदि पाए जाते हैं। नमी की उपलब्धि के कारण इस वन को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। देखिए भैया ये क्या है, इसमें इसका जो विस्तार है भारत में सबसे अधिक है। किसका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। लगभग 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है और यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी पत्तियाँ, वृक्ष, पेड़ पौधे होते हैं, लगभग 1 से 2 महीने, 1/2 मतलब हाफ महीनों तक क्या होता है, पत्तियाँ नीचे गिरा देती है और काफ़ी समय तक क्या होता है, ये पेड़ जो होते हैं यहाँ के पत्ते उसमें नहीं रहते हैं। ठीक, जिसके कारण से इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। इस वन में मुख्य रूप से चंदन पाया जाता है, सागवान पाया जाता है, बांस पाया जाता है, साल पाया जाता है, शीम, सहतूत पाया जाता है और नमी की इसमें रहती है, तो जिसके कारण इसको किसके नाम से जाना जाता है? आस्क तथा आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पानी की कमी उपलब्धता रहने की वजह से खजूर, यूफोनिया, एकेनिया, बबूल, नागफनी आदि की जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, किससे? उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ। और वहीं बात करें, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और पानी की कमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं? खजूर हो गया, यूफोनिया, एकेनिया, बबूल, नागफनी आदि पाई जाती हैं। अब ट्रांस ह्यूमन क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ साथ अपने पशुओं के चारण हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर तथा जाड़े में घाटी से नीचे उतरकर पशुचारा की क्रिया को ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। देखिए ट्रांस ह्यूमन क्या है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर्वत वाले, जहाँ माउंटेन वगैरह रहते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमेशा बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है और जिसकी वो कारण से क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, अपने पशुओं को चराने की वजह से, तो जितना ऊंचा चढ़ते हैं वहाँ पे उतनी अधिक क्या होती है, गर्मी बढ़ती जाती है और जाड़े में जितने नीचे उतरते हैं वहाँ पे उतनी ठंडी बढ़ती जाती है, जिसके क्या कहते हैं? ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। ठीक, मैंग्रोव वन। अब आइए मैंग्रोव वन क्या होते हैं? यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदली प्रदेशों में पाई जाती है। तो मैंग्रोव वन क्या है भैया? एक विशेष प्रकार की क्या है? वनस्पति है जो कहाँ पाई जाती है? जो समुद्र के किनारे क्षेत्रों में, जैसे डेल्टाई हो गया, दलदली हो गई, वहाँ पर पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती हैं। यह खास तौर पर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन प्रदेश में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सबसे चीज़ें समझाने वाली नहीं है, इसलिए मैं पढ़ते चल रहा हूँ। ठीक है, इतना कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। यही सारी चीज़ें आपको महीने महीने लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी पेन रखिएगा, नोट करते चलिएगा बस। बिहार के गंडक नदी से भी घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्र तट पर विश्व के प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्र है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बड़ी संख्या में भारत में आते हैं। साइबेरियन सारस के भारत के कुछ मनपसंद स्थान निम्न हैं। गुजरात में कच्छ का वन, राजस्थान में भारतपुर पक्षी विहार, बेगूसराय में कांवर झील साइबेरियन सारस का मनपसंद जगह है। ठीक,
कौन कौन? गुजरात में कच्छ, राजस्थान में भरतपुर पक्षी विहार, बेगूसराय में कांवर झील, पटना में मोकामा कटाल क्षेत्र कई प्रकार की पक्षियों का निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जनसंख्या। चलिए पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, मतलब घटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है, बोरिंग लगने लगता है जब सीरियस होके इतना हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक भूगोल में 2001 की जनगणना का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2013-23 के लिए 2011 की जनगणना डाटा जरूरी है, इसलिए भैया जनगणना का डाटा हम लोग खुद बताएंगे, मैं आपको खुद ही बताऊंगा, ठीक है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है भैया, चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ हमें आने जाने का अन्य देशों की तरफ वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेपाल चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ स्थल रुद्ध देश है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत है, मतलब नेपाल के उत्तर में क्या है? तिब्बत, चीन है, जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा खड़ा है, ठीक। ग्रेट हिमालय है, चीन के बीचों बीच और नेपाल के बीचों बीच एक ग्रेट हिमालय का दीवार बनाती है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में ही है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। काठमांडू में ही भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है। काठमांडू में क्या है? भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है, ठीक है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? 8,848 मीटर, कहाँ? नेपाल में ही है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसको किससे कहते हैं? किस नाम से? साग सभा कहते हैं, ठीक। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, जो घाघरा की सहायक नदी है, ठीक। नेपाल की नारायणी नदी को ही भारत गंगा, देखिए नेपाल में जो नारायणी नदी है जो भारत में एंट्री करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में खनिजों का अभाव है और अब्रक यहाँ की प्रमुख खनिज है, ठीक। अब चलते हैं भूटान में, भूटान को देखते हैं। भूटान भैया भारत का पड़ोसी देश है। भूटान चारों ओर किससे घिरा है? थल से घिरा है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मानव विकास सूचकांक में भूटान किस नंबर पर है? 127वें नंबर पर है और भारत 132वें स्थान पर है। भूटान में 70% भागों पर क्या है? वन है, पेड़ पौधे हैं, तथा 10% से कम भाग वहाँ पर खेती होती है। सबसे गरीब देश यहाँ का कौन सा है भैया? बुरुंडी, ठीक। बांग्लादेश, अब चलते हैं बांग्लादेश में। कब स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश? 1971 में। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, तो लगभग 1.6 हज़ार प्रति वर्ग किलोमीटर में इसकी जनसंख्या डेंसिटी पॉपुलेशन है, ये है। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहीं पर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, ये रीडिंग करते चलिए बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच कॉक्स बाजार है, जो बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जहाँ मिलती हैं इसको हम पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बांग्लादेश का पूर्व पहले क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था, ठीक है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 26 मार्च को। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब चलते हैं श्रीलंका, सिलोन जिसको पहले बोलते थे। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित महासागर का बड़ा एक द्वीप है। सिंघल जाति की बहुलता के कारण इस द्वीप को सिंघल द्वीप भी कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। श्रीलंका को ब्रिटिश उपनिवेश से 4 फरवरी 1948 से आज़ादी मिली। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि, यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसे आदम पुल के एडम्स ब्रिज, क्वेश्चन TRE2 का, ठीक। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है, यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एडम्स पुल कहते हैं, ठीक, एडम्स ब्रिज। श्रीलंका सिंहली और तमिल भाषा का आधिकारिक दर्जा दिया गया है। यहाँ अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म को मानने वाली संख्या अधिक है। श्रीलंका की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ क्या होता है? साल भर गर्मी पड़ती है। श्रीलंका की आकृति कैसी है? अंडाकार, ठीक है। अब चलते हैं पाकिस्तान को क्यों छोड़ें, पाकिस्तान को भी कब्जे आते हैं। पाकिस्तान हमारा एक स्थलीय पड़ोसी देश है। निकटतम पड़ोसी देशों में यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है पाकिस्तान में? जैकोबाद है, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मुख्य नदी सिंधु नदी ही है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी है। पाकिस्तान का स्लाई कोट शहर खेल का सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन कहा जाता है। अब चलते हैं चैप्टर 8 में, मानचित्र अध्ययन, ठीक। मानचित्र की सहायता से धरातल पर 2 स्थानों के बीच वास्तविक दूरियां ज्ञात की जाती हैं। यह अध्याय समझने पढ़ने छोड़िए, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, क्षेत्रीय अध्ययन। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रह। जल संग्रह मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि बारिश के पानी को भैया विभिन्न तरीकों से क्या होता है? इकट्ठा करना। तालाब और झील के अलावा
ऊपर या नीचे बनाए गए टैंक के जरिए भी वर्षा जल संचयन किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, आपदा प्रबंधन एक परिचय। इस अध्याय में आमतौर पर हम भैया जो आपदा है, विपदा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, इसमें इतना ही जरूरी है। मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, आइए इसको देख लेते हैं। नाभिकीय आपदा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा का विकास विज्ञान विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत यूरेनियम का परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विघटन कराया जाता है, जिसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यूरेनियम की मदद से एक रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विघटन, ठीक है, डिफ्यूजन कराया जाता है, जिससे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। अमेरिका के मूल वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्टी, कौन? जूलियस रॉबर्टी ओपेनहाइमर को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के जापान के खिलाफ 1945 में किया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, ठीक है, और वहीं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था परमाणु बम। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया? 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। ठीक है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे की बात करें, अम्लीय वर्षा के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फैलाव होता है। अम्लीय वर्षा से मनुष्य का शरीर, फसल, वनस्पति, जंतु, इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यह आप भी जानते हैं। अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते क्या होते हैं? मरे हुए दिखाई देते हैं भैया, पीले पीले हो जाते हैं। भोपाल में रासायनिक, जो भोपाल में हुआ था गैस रिसाव भैया, 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। डेंगू बीमारी किससे होती है? एडीज मच्छर के काटने से होती है। एंथ्रेक्स क्या है? ठीक, एंथ्रेक्स क्या है? एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणुओं के कारण होता है। यह मानव के साथ साथ कई अन्य जानवरों जैसे घोड़ा, गायों, बकरियों और भेड़ों को प्रभावित करता है। एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग कई देशों द्वारा आतंकवाद के रूप में, मतलब एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, अब प्लेग देखते हैं। प्लेग पिस्सू के काटने या संक्रमित कृंतकों के सेवन से घरेलू बिल्लियां और कुत्ते, प्लेग वह कुत्ता काट लेता है, बिल्ली काट लेती हैं, इससे प्लेग हो जाता है। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति या जानवर द्वारा हवा में खांसने या दूषित बूंदों को अंदर लेने से व्यक्ति को निमोनिया, प्लेग हो जाता है, जो किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। हैजा, विषुचिका या आम बोलचाल में इसको हैजा एशियाई महामारी के रूप में जाना जाता है। इसको एक संक्रामक आंतरिश है जो वाइब्रिया कॉलेरी नामक जीवाणु से एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या दूषित पानी से होता है। टीआरई 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब एड्स का देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV विषाणु से होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के रोग का पता लगाने के लिए। अब चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। समान आपदाएं, निवारण एवं नियंत्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 में वायुयान की मदद से आतंकवादी हमला हुआ। 26 नवंबर 2008 को भारत के मुंबई में स्थित ताज होटल पर हमले होते हैं। ठीक है, भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया। भारतीय संसद पर नोट, ये छोड़िए। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने कर लिया भैया क्या, क्लास 9th की जो NCERT है, ठीक है, क्लास 9th की कंप्लीट NCERT प्लस SCERT हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। क्लास 10th की मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, क्लास 10th की लेके आऊँगा आपके लिए। ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम हिस्ट्री पे मूव ऑन करेंगे, फिर करेंगे मूव ऑन साइंस पे। ठीक है, फिर करेंगे इकोनॉमिक्स पे। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इतना फ्री कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, किताबें थोड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन पूछा जाता है किताबों से ही। क्वेश्चन जो फंसते हैं किताबों से फंसते हैं, नोट्स वगैरह से बहुत कम फंसते हैं। 2-4 क्वेश्चन नोट से फंस गए तो फंस गए। बाकी अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको अच्छे क्वेश्चन, अच्छे बुक्स, अच्छे नोट्स खुद से प्रिपेयर करने होंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं अगर जो अंत तक मेरे साथ बना रहा, मैं कह रहा हूँ मार्केट की कोई ऐसी किताब नहीं बचेगी, मार्केट का कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं बचेगा जो मैं नहीं कराऊँगा आपको, हर चीज़ कराऊँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।